हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड दिवाली पूरा मतलब धूमधाम से मना रहे होंगे। तो चलिए आपकी दिवाली को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक्सरसाइज 6 हिंदी का वन शॉट। देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको पूरा कहानी बता दूंगा कि क्या है कहानी, और इसके बाद इसका सारा प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे सर, इस कहानी को समझेंगे, इसके कहानी को, ठीक ना। और इसके मतलब कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा ना वो वाला में करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। जो बढ़िया से कहानी सुनेंगे उनको यहीं से सारा बनेगा। देखिए इतना मस्त कहानी है ना, अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको एक पता चलेगा, लास्ट में आप लोग खुद बताइएगा, इतना मजा आएगा ना कहानी सुनने में। सच बता रहा हूँ, लास्ट में लास्ट तक बने रहिए तब पता चलेगा कितना जबरदस्त कहानी है। एक उस गरीब लड़के का कहानी है, बहादुर का कहानी है, जो जाता है कहाँ पे सर, घर से भाग जाता है, मतलब भाग के जाता है किसी और के यहाँ शहर में जाता है काम करने के लिए उसका है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। देखिए पूरी मतलब कि इसके इस सीरीज को कैसे करना है सर, पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ पूरा शुरू से लास्ट तक बने रहना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, बहादुर बहादुर पढ़ रहे हैं, बहादुर बहादुर कहानी का नाम है। ये कहानी लिखे हैं कौन सर, कहानी लिखे हैं ना, इनके लेखक का नाम है अमरकांत। लेखक का नाम क्या है सर, अमरकांत। पूछ सकता है आपको से क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी हैं, ठीक। अब इहो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बहादुर क्या है, तो बहादुर क्या है सर, बहादुर एक कहानी है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इस वीडियो को यदि अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरी फ्री क्लासेज, पूरी 10th का पूरी फ्री क्लासेज, और 12th में पढ़ते तो पूरी 12th का फ्री क्लासेज मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। पूरी फ्री, और पूरी एकदम इन फ्री का मतलब ये ना समझिएगा कि एकदम छोटा मोटा एकदम से कुछ नहीं होगा, नहीं सर, यहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में उतरेगा। क्वेश्चन विश्वास नहीं होगा तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन पेपर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले लाइक कर देना है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर वोर कर लीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। बहादुर हम लोग पढ़ रहे हैं, बहादुर शीर्षक पूछेगा कि बहादुर शीर्षक के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी। कौन है लेखक सर, अमरकांत। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था सर, कब हुआ था जन्म बताइए। यहाँ से देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं करूंगा। जन्म, देखिए जन्म कब हुआ, तो जुलाई 1925 में, जुलाई 1925 में नागरा, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, नागरा। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, बलिया से, ठीक। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर, अभी हम लोग लेखक के बारे में देख रहे हैं, ठीक ना, गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। देखो पूछ सकते हैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से किए थे, तो कहाँ से किए, गोरखपुर इलाहाबाद से, ठीक है। 1942 में स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए। स्वाधीनता संग्राम मतलब कि जो आंदोलन चला था ना भारत को 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। अधूरी रह गई, होने से अधूरी रह गई। अतः तो 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। 1948 में आगरा के दैनिक समाचार पत्र सैनिक, कौन सा समाचार पत्र, सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहां से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उन्होंने कहानी डिप्टी कलेक्टर, पूछ सकता है कि कौन सा पुरस्कार मिला, कौन, डिप्टी कलेक्टर। यहाँ से मैं आपको मतलब कि ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना तो यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला है इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पे मजा नहीं आएगा, ठीक ना, कहानी में मजा आएगा। ये वाला अभी तो हम लोग इनके बारे में पढ़े हैं, अमरकांत जी के बारे में,
तो उतना मजा नहीं आएगा, कहानी आएगा ना तब मजा आएगा। ठीक है, तब बने रहिएगा लास्ट तक। आजादी के बाद हिंदी कथा साहित्य का महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जीवों का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर वाले कथनों में वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की कहानी उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फकड़पन है। लोक जीवन और मुहावरे में देशज शब्द के प्रयोग से उन्होंने उनकी भाषा एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास है। जिंदगी और जोंक पूछ सकता है कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी संग्रह है, तो अमरकांत जी के। देश के लोग, मौत का नगर, ये सब पूछा हुआ है बाबू, ध्यान रखना। ठीक। मित्र मिलन, ई देखिए कुहासा पूछा हुआ है। उनके कहानी संग्रह, क्या सर, कहानी संग्रह है। सूखा पता, इहो उनका रहे। ठीक। आकाश पक्षी, इहो पूछल है। ठीक ना। काले उजले दिन, इहो पूछा हुआ है। सुखजीवी, बीच के दीवार, इहो पूछा है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट। ग्राम सेविका, इसको कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट। आदि का थे उपन्यास है, ये सब का थे उपन्यास। उन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास लिखा। पूछ सकता है कि बानर सेना क्या है, तो एक बाल उपन्यास है। कौन लिखा है, अमरकांत जी, राइट। यहाँ से देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मझले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर का चित्रण है। पूछ सकता है कि किस वर्ग के कहानी का चित्रण है, तो किस वर्ग की कहानी का चित्रण सर, निम्न मध्यवर्गीय परिवार का। ठीक ना। एक नेपाली गवई गोरखे, कैसा है बहादुर, कैसा है, नेपाली गोरखा है। परिवार का नौकर पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और स्वच्छंद निश्चल स्वभाव के आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर व्यवस्था देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को कहानी प्रतिष्ठित करती है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, अब यहाँ से मजा आएगा। ठीक ना। अब जिनको मजा नहीं आ रहा था, वो अब उनको अब मजा आने वाला है। ठीक ना। यहाँ से अब मजा आएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा बाबू। नहीं तो देखो बीच में छोड़ कर जाओगे तो, बोलो बीच में छोड़ कर जाने पर मजा आएगा, आप ही बोलो। नहीं आएगा सर, हमको पूरा चाहिए, आपको पूरा करना है। ठीक ना। मजा लेने के लिए थोड़े पढ़ने आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठीगना चौकट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद निकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूते पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको, और अपने भाई को निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई हो। उसके लेकर साले साहब आए थे। देखो ये सब केकरा बारे में हो रहा है सर, ये बहादुर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, बहादुर के बारे में बात हो रहा है। ठीक ना। पूछ सकता है बहादुर कौन था, तो यहाँ से लिख लेंगे। चलिए ना, मैं बताऊंगा, वो सब क्वेश्चन में आएगा। ससा यहाँ तक हो गया। उसका लेकर कौन आया था सर, साले साहब। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर था, सभी के यहाँ नौकर था, तो लेखक भी नौकर रख लिए। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों को सुख देखा। मेरे दोनों भाभियां रानी रानी की तरह बैठकर चरपाइयां तोड़ती थी। मतलब बैठ ही रहती थी। नौकर था उनके सबके यहाँ। इनके जितने भी रिश्तेदार था ना, सबके यहाँ नौकर थे, इनको भी नौकर रखना जरूरी था। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आ गया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। देखो निर्मला कहने लगी कि नौकर चाहिए। और का निर्मला कौन थी सर, लेखक की पत्नी थी। ठीक है। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। पहले साल साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था,
जिसका गांव नेपाल के बिहार के सीमा पर था। कौन था सर? किसके बारे में बात हो रही है? बहादुर के बारे में। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। किसका बाप युद्ध में मारा गया था? बहादुर के, ठीक ना। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी। बहादुर की माँ कैसी थी? गुस्सैल थी। उसको बहुत मारती थी। कौन मारती थी? उसकी माँ मारती थी। मैं माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम में धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ और जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता और फल तोड़ता खाता। कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता। उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, जिसके उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। जौन भैंसिया के बहादुर के माँ प्यार करती थी ना, उहे भैंस को बहादुर मारा। और इसीलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली आई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसे काफी मारा होगा। वह गुस्से से पागल हो गई। जबकि लड़का आया तो माँ ने भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान लगाकर एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कहारता हुआ छोड़कर घर लौट गई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। कौन? बहादुर। जब सवेरा होने जब सवेरा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा ना तो मजा आएगा एकदम से। वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुसा। फिर उसने घी की हड्डियां में हाथ डालकर माँ के रखे रुपये में से 2 रुपया, के रुपया चुराया सर? 2 रुपया निकालिए। अंत में 9 2 11 होगा, मैंने भाग गया। वह 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहां से गोरखपुर जाने वाली बस पकड़ ली। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। दिल बहादुर। दिल बहादुर साहब। पूछा तो बताया कि तेरा नाम क्या है। भेंटाया मतलब कि कोई जा रहा था, ट्रेन में है होता है, कोई जा रहा था तो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताया कि दिल बहादुर साहब। उसने स्वर में एक मीठी झल झलझलाहट थी। उसे ठीक ठीक याद नहीं कि मैं उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करो और घर को अपना घर समझो। घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसको उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाता। उसको घर के सभी लोग से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत सी उदारतापूर्ण लड़के का नाम दिल शब्द उड़ा दिया। दिल शब्द उड़ा दिया। आप खाली देखो, उसका नाम क्या था सर? उसका नाम था दिल बहादुर। दिल बहादुर नाम था। तो निर्मला काती किया कि दिल को हटा दिया था, काची नाम हो गया उसका, बहादुर हो गया। पूछ सकते हैं कौन हटा दिया था, ठीक ना। बहादुर बहुत ही हंसमुख मेहनती निकला। बहादुर कैसे हंसमुख और मेहनती था। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा, जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पीला पालने से होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ये तुम लोग छिपकली को क्यों क्या कहते हो? तुमने तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बात है। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। बहादुर से सब मतलब कि ना आता है। जिससे बहादुर गया ना काम करे, तो आया 4 5 को छोटा छोटा लेकर ना घेर लिया और उसे कहा कहानी सुनाई सब। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार के छेड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता। सबको उसको खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र थी बहादुर के। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों को तरह वही हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 100 150 की महीनवारी ऊपर उस पर भले ही खर्च
हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज रोज लाए थे और कपड़े भी बने रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ के दातुन तोड़ लाता और वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूरी तक तने पर दौड़ता हुआ चढ़ जाता। मिनट भर में पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ी बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने में भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता, माता जी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, सम, समय होने पर हाथ धोकर माँ भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम के दफ्तर से आता, ये कौन बता रहा है, लेखक बता रहे हैं, ठीक ना? तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अपने अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आता और एक बार मेरी ओर देखा, सिर झुका लेता। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी एक सहेली आया था, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता, बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। ये क्या है यार? उसे बहुत बड़ी, उसकी हंसी बहुत कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। मैंने उससे बातचीत करना चाहता, पर ऐसी इच्छा रखते हुए मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरे को देखने लगता। निर्मला कभी कभी उससे पूछती, बहादुर तुमने अपनी माँ की याद आती है? नहीं, क्यों? निर्मला पूछती है कि बहादुर तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? देखिए तो आगे चलते हैं। उठा ले यार। चलिए करते हैं। चार थोड़ा सा खत्म हो गया था, यहाँ तक हो गया ना? निर्मला काफी पूछती थी, पर बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो बहादुर बोला कि नहीं। तो पूछी क्यों? क्योंकि वह कैसे करते थे, वह क्यों मारती थी? वह मारता क्यों था? इतना ककर और खूब हंसता, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जीवन भर रहता है। वह और भी हंसता था, बहुत हंसता था। निर्मला
ने उसकी फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम के याद के बाद है, वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बास्केट पर अपना बिस्तर बिछाता और बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था और बहुत ही परेशान नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें जब जेब से निकालकर उसे बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, कुछ पुराने ताश गड्ढे, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। कुछ देर तक उनसे खेलता, उसके बाद धीमी धीमी स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम नहीं समझ पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी उदासी सारे घर में फैल जाती। कोई पहाड़ का निर्जन में भी अपने किसी बिछड़े हुए साथी को भी बुला रहा हो। दिन में दिन मजे में बीतने लगा। बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधी मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं। दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो जा रही है। पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है, ये तो कई बार कह ही चुके थे। तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निस्संदेह बहादुर की वजह से सब को खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था, कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। अब कोई एक खर भी नहीं टसकता था। किसी को भी मामूली से मामूली काम करना होता, वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी लाओ, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह के फरमाइश है। मतलब कि कोई कुछ नहीं करता था, कुछ भी करना होता था, बहादुर लाओ, ये भी लाओ, वो लाओ, सब बहादुर ही करेगा तरह चमकता था। सभी रातें में पहले से सो जाते थे और सवेरे 8 बजे न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का का नाम था किशोर, काफी शान शौकत और रोब दाब में रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय नित्य बहादुर अपने शरीर की मालिश भी कराता था और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। तब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसके बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता, मतलब मार भी दे देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। श्री किशोर बोला, साला काम चोर करता है तू, बैठा बैठा खाता है। रोज रोज कोई ना कोई ऐसी बातें होने लगती जिससे रिपोर्ट पत्नी मुझे देती। कि लेखक पूरा कह रहे हैं, ठीक ना। मैंने किशोर को मना किया, वह नहीं माना। मैंने सोचकर छोड़ दिया। बहुत तो चलता ही रहता। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर के एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। मतलब कि किशोर है ना, जो बड़ा लड़का है, अमरकांत जी का, वो मतलब बहादुर को एक डंडा से पीट रहा था। उसको देख निर्मला कुछ दूरी पर खड़े होकर हाँ हाँ करते हुए मना कर रहे थे। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम की साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल। किशोर ने मारा तथा गालियां भी दी। उसको काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते,
मैंने उससे कड़ाई से पूछा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप क्यों क्यों लाकर खड़ा कर दिया? वह रोते हुए बोला, मैं जानता हूँ किशोर, उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा, और जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ी थी। मुझे हंसी आ गई। खैर, किशोर का व्यवहार अच्छा नहीं था कहा जा सकता है, पर वह गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, यह तो ठीक नहीं है। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम में रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे के घरों में देखो तो पता चलेगा। नौकर चाकर भर पेट से भोजन के लिए तरसते हैं। मतलब लेखक कह रहे हैं बहादुर को, रहते हैं। चलो, अब सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता, फिर हाथ धोकर काम करने लगता। जल्दी वह प्रसन्न हो गया। रात में सोते वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और बड़ी गड़बड़ी हुई। निर्मला पतली पतली रोटियां सेकती, इसलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। बहादुर से नहीं, मतलब कि वो पतली पतली रोटियां सेकती थी, बहादुर कैसे बनाएगा? लेकिन मोहल्ले के किसी औरत ने यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद यह बहादुर से कहे कि अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीने खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। मतलब कि औरत गांव घर के बोले ना कि बहादुर से बोलो ना कि खुद अपन रोटी बना ले, मतलब कि वो अपना परिवार के बना लेगी खाना, और बहादुर से बोलो कि अपना रोटी खुद बना ले। क्यों? ये सब गांव के औरत का है, नहीं गांव में होता है बहुत सारा खराब खराब, एक सिखाता है ये सब बोला। तो बोला ना बहादुर के कि अपना रोटी खुद बनाओ, देखो कैसे बोला। यह बात निर्मला की जज गया, और रात में ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटी बनाकर चौके से उठ के बहादुर को मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास जाकर सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना ले अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसीलिए लग रहा है कि घर के सारे रोटियां मैंने बनाई। इनको अलग करके इनके साथ भेदभाव क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। बहादुर खड़ा रहा, नहीं बढ़ा। निर्मला को गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपककर माथे पर दो तीन थप्पड़ लगा दे। सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती है। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाया उसका। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सेकती थी। वह रोने लगा। तो क्या तो क्या मैं तेरी माँ हूँ? तू मुझसे जिद करता है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने मैंने उसे डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा रह गया। नहीं बनाया, भूखा रह गया रात भर। पर सवेरे उठकर पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी और बनाई रोटियां भदी। रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा, और फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खाया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। उसने कुछ चिढ़ गई थी। अब बहादुर को से कोई भी गलती हो जाती, उस पर हाथ चला देती थी। उसको मारने वाले अब घर में दो ही व्यक्ति हो गए थे। दो व्यक्ति हो गए थे, वो किशोर है, उसकी माँ निर्मला। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। बरसात बीत गई। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी। उसका लड़का मेरे पास मजे में है। मैं उसको तनख्वाह के पास पैसे भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीने के बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगे। शायद इस कारण मारपीट
और गाली गलौज हो। मैंने कभी कभी इसको रोकना चाहा, शायद इस कारण मारपीट और गाली गलौज हुई। मैंने कभी कभी इसको रोकना चाहा, फिर यह सोचकर चुप रहने लगा कि नौकर चाकर मारपीट खाते ही रहते हैं। तो लेखक कह रहा है, एक दिन रविवार को मेरी पत्नी एगो रिश्तेदार आया पत्नी के। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे। वहां भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छाने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी फर्श पर झुककर देखने लगी और फिर उसने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपए की साड़ी में खून से निकाल कर यहाँ चारपाई पर रखे, पर वो मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक से याद है ना, पूछे लेखक। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपये खूंट से बांधकर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए खूंटा खोला था, फिर वहां चारपाई पर रख दिए थे। 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगा और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगा। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ है, जाने में अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदार होता, बताइए अब मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना, वो इधर आया था, कुछ देरी तक वहां खड़ा था रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। मतलब रिश्तेदार ने कहा, देखो इंग्लिश झाड़ रहा है पूरा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उस उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रफुल्लता थे। उसने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने दो चार आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए। पर किसी के दिल की बात को कोई कैसे जान सकता है, न मालूम अचानक मुझे क्या हुआ। मैंने गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। देखो लेखक कह रहा है, जी बाबूजी, इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक से बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी कहा। फिर तेजी से बहादुर चला गया। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों के देने के लिए वो रुपए रखे थे। मैं तो बुरी तरह फंस गई। अब वापस जाने के लिए रिश्तेदार के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो मैं पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द भी कर दूंगा। मतलब पुलिस को बता दो। मैं चिल्ला पड़ा, मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर मुंह से काला पड़ गया। बहादुर मतलब खिसिया कर बोल दिया, तो मैंने नहीं लिया, झूठ बोल रहा है साहब। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहज कर उछल कर उसकी गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खींच कर गिरते गिरते बच गया। उसकी आंख से आंसू गिरने लगा। मैंने नहीं लिया। देखो कैसे मतलब प्रताड़ित किया जाता है एक बच्चे को। इस तरह रिश्तेदार साहब ने एक अजीब भी हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर बहादुर का हाथ पकड़े उसे दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उसने धीरे से बोला, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बल्कि तुम्हें इनाम 2 रुपए दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसके दरवाजे घींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगता। अंत में हार कर उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा और जमीन में गाड़ आया होगा। इन सबों को खूब जानता है। भालू बंदर की तरह से कम थोड़े हैं। चलिए, इतना नुकसान लिखा था,
इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए। वह नहीं नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग कुत्ते की तरह दुड़दुड़ाया करते। किशोर तो उसकी जैसे जान के पीछे पड़ गया, उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने। एक दिन दफ्तर में विलम्ब हो आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी और लड़के का पता नहीं। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिने मले हुए थे। सारा घर जैसे काट रहा हो। क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक पूछे। बहादुर भाग गया। बहादुर भाग गया क्यों? पता नहीं। आज तो कुछ हुआ भी नहीं। सवेरे सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माता जी किए रहा। दोपहर में खाना खाया। उसके बाद आंगन से सील बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। सील हाथ से छूटते ही गिर गई और टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। पर उसके पर मैंने इसके लिए उसके थोड़े कुछ कहते। क्या बताओ, मेरी किस्मत में आराम नहीं, कुछ ले गया। यह अफसोस है। कोई सामान भी नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसका जूता सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता कि मैं रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ाकर भेजती। हाथ में तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 और अधिक देते। पर वह कुछ नहीं ले गया। और वह 11 रुपए, अरे वो सब झूठे हैं। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वे बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती ला छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती? कभी इनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते और कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते। मेरे कलेजे में जैसे कुछ बढ़ रहा हो। किशोर को भी बड़ा अफसोस हुआ। उसने सारा शहर छानवाने पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार फिर अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी न जाने देता। उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वो। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंख पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने चिल्लाकर कहा, और भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हूँ। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई और एक स्टूल पर रखा बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह जूता, भूरा जूता था जो साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसे नेकर के जेब में हाथ डालकर उससे सामान निकाला। वही गोलियां, पुराने ताश की गोली, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। देखो कितना मस्त कहानी था। मजा आया ना? बोलिए। देखो, बहादुर पर ऐसे ही झूठ झूठ के आरोप लगा रहे थे। बोलिए, मजा आया? तो इसका देखो, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट मतलब करेंगे नेक्स्ट सेशन में, काम की वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो, जितना सब्जेक्टिव सब करा दूंगा मैं। मतलब इसका जो आएगा ना उसमें क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अगर आपको कहानी सच में बढ़िया लगा हो, सच में दिल को छू गया हो, तो एक लाइक तो बनता है यार। एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्त के साथ। क्योंकि एक बार कहानी सुन कर देखो, अगर मजा नहीं आएगा तो मुझको बोलना। और कमेंट करके जाना कि कहानी कैसा लगा, ठीक ना? ताकि मुझे अच्छा लगे तो मैं ऐसे ही कहानी आप लोग के लिए लाता रहूंगा। ये सारा कहानी मतलब कर लूंगा मैं। अगला आएगा ना हमारा सेशन, उसका सब सब्जेक्टिव कर दूंगा। यहाँ से 6 को करूंगा और ये 4 को, 10 को कर लेंगे कहानी अथे। ठीक, 10 से बहुत सारा है। ये है मतलब जितना भी है ना क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। आप लोग खुद बनाइएगा। मैं इसका उत्तर अच्छा अच्छा दे दूंगा। ठीक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत। अपने ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए विशेषकर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।